हेलो एवरीवन, आई एम साहिल अब्बास एंड आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टिव गुरु चैनल। तो अभी हम अपने चैनल पर कोलबर्ग से रिलेटेड थ्योरी कवर कर रहे हैं। जो कोलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, उससे रिलेटेड हम आपको 3 से 4 वीडियोस दे चुके हैं, जिसमें हमने उनका बेसिक कंसेप्ट, हिंज डिलेमा और उन्होंने जो स्टेजेस दी थी वो सारी कवर कर चुके हैं। आज हम उनसे रिलेटेड आखिरी वीडियो कर रहे हैं, जिसमें उनकी थ्योरी को लेकर जो क्रिटिसिज्म हुआ है, जो लोगों ने बताया कि इनकी थ्योरी में ये गलत बातें थी, उससे रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। इनके क्रिटिसिज्म्स काफी फेमस हैं और वो पेपर में बार बार इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये देखिए, क्रिटिसिज्म्स ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। देखिए, थ्योरी किसी की भी अपने आप में ठीक नहीं होती, सब में बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन हमें अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि किस वीडियो यानी कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कोलबर्ग से की थ्योरी से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला इनका रहेगा कि जो उन्होंने रिसर्च मेथड अडॉप्ट किया था ना, वो लोग मानते हैं कि वो गलत था। देखिए, रिसर्च मेथड में लिख देता हूं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब हम इसमें हम जो एज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे इसमें, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि अलग अलग सेक्शन से, उसमें अलग अलग एज के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जेंडर के लोग आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो एज से रिलेटेड ही चलती है। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल में क्या है, उन्होंने क्या किया, अलग अलग एज के बच्चे लिए। देखिए, इनकी थ्योरी में बेसिकली ज्यादातर बच्चे ही थे। इन्होंने जो स्टोरीज वगैरह बताई थी वो ज्यादातर 16-17 साल के, यानी जो मिडिल स्कूल में या जो छोटे स्कूल में बच्चे थे, उन्हीं को इन्होंने ज्यादा अपनी रिसर्च में लिया था। तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल मेथड का यूज किया कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को उठाया। जबकि इनको करना क्या चाहिए था, इनको लॉन्गिट्यूडनल मेथड का यूज करना चाहिए था। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या है कि एक इंसान की स्टडी उसके बचपन से लेकर और लंबे समय तक, जब तक कि वो इंसान वृद्ध नहीं हो जाता, तब तक करनी चाहिए थी। तभी वो उसकी मोरल जो जजमेंट है या फिर जो उसकी मोरालिटी में चेंज आते हैं, तभी उसका अच्छे से पता लगा पाएगा। देखिए, हम सबको पता है कि हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉस सेक्शनल में लिया। तो क्या हुआ, हर इंसान की अलग अलग मोरालिटी होती है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई मीडियम, यानी कि कुछ में दोनों गुण होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ इसी बेस पर जज कर लिया कि जो अलग अलग उन्होंने एज ग्रुप के बच्चे लिए, उन्होंने देखा कि अच्छा, इस एज ग्रुप के बच्चे ये कर रहे हैं, उसके ये कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि उन्हें यूज क्या करना चाहिए था, लॉन्गिट्यूडनल। यानी मान लीजिए उन्होंने एक 3 साल के बच्चे से शुरू की कोई रिसर्च, उन्होंने कोई 3 साल के बच्चे से शुरू की और वो 60, 65 या 70 साल जब तक वो इंसान जी रहा था, तब तक उन्हें रिसर्च करनी चाहिए थी। या जब तक वो जिंदा थे तब तक तो उन्हें 40-45, जब तक वो जीवित थे तब तक उन्हें उसकी रिसर्च करनी चाहिए थी। तभी उनको और अच्छा आइडिया मिल सकता था कि एक इंसान की मोरालिटी किस प्रकार से चेंज होती है। क्योंकि एक ही इंसान पर हम पूरे लंबे टर्म तक अगर रिसर्च करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि बचपन से लेकर अभी तक हमारे बिहेवियर में, हमारी थिंकिंग में, हमारी मोरालिटी में कितने चेंजेस आए हैं। तो यानी कि एक ही इंसान पे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या करते वो कि कई इंसान ले लेते और उन्हीं पे बचपन से लेकर और उनके बड़े होने तक रिसर्च करते, तो हमें और ज्यादा अच्छे से इसका आइडिया लग सकता था। अब इसी से रिलेटेड क्या आता है, इसका एक दूसरा पॉइंट आता है कि उनकी जो कुछ स्टोरीज थी ना, सम स्टोरीज वर नॉट एज एप्रोप्रिएट। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनके जो ज्यादा रिसर्च में बच्चे थे वो क्या थे, 16-17 साल तक के बच्चे थे। लेकिन उनकी जो थ्योरीज थी ना, वो इतनी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थी कि वो बच्चे उस एब्स्ट्रैक्टनेस को समझ ही नहीं पा रहे थे। जैसा कि बहुत ही फेमस थ्योरी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है जो हमने पहली वीडियो में भी पता करी थी, हिंज डिलेमा। जो हिंज का डिलेमा था, उसमें क्या है, वो अपनी वाइफ का, जो उसकी वाइफ वो बीमार हो जाती है और उससे रिलेटेड वो पूरी स्टोरी थी। क्या है, उन्होंने 16-17 साल के बच्चों के, उससे भी छोटे बच्चों के सामने वो स्टोरी रखी। अब वो बच्चे उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। उनकी कोई वाइफ नहीं है क्योंकि वो बच्चे हैं, या उनकी कोई फैमिली नहीं है, यानी अभी तक उनके पास वो लव का कंसेप्ट या केयर का कंसेप्ट उतना क्लियर ही नहीं है। तो इन बच्चों के लिए वो क्या हो गया, वो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्या हुआ, उनकी कुछ स्टोरीज थी वो एज एप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती, यानी कि उस एज के बच्चे उस स्टोरी की एब्स्ट्रैक्टनेस या सीरियसनेस को समझ ही नहीं पाए, तो वो उतने अच्छे से उस चीज का आंसर भी नहीं दे सकते थे। तो इनका दूसरा क्रिटिसिज्म हो गया कि इनकी कुछ स्टोरीज थी वो एज एप्रोप्रिएट नहीं थी। तीसरा चलते हैं कल्चर। इन्होंने कल्चर के
जो कल्चर का प्रभाव है उसे नेग्लेक्ट किया, यानी उन्होंने क्या किया, कल्चर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, जो उन्होंने अपनी जो रिसर्च है उसके अंदर क्या हुआ, जो उन्होंने जो व्हाइट बॉयज थे यानी कि जो वेस्टर्न साइड के थे, सिर्फ वेस्टर्न साइड के लोगों पर ही रिसर्च करी। अब आप ये देखेंगे कि जो वेस्टर्न कल्चर है और जो इंडियन कल्चर है, क्या उसमें फर्क नहीं है, या जो वेस्ट में है वो यूरोप में उससे अलग हो सकता है, तो उनकी मोरालिटी में भी तो फर्क मिलेगा। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो इंडियंस है वो अपने संस्कार के लिए बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं, यानी कि उनके अंदर बचपन से उनको संस्कार दिए जाते हैं, उनको अच्छी मोरल वैल्यूज दी जाती हैं। छोटे क्लासेस में बच्चों के लिए मोरल वैल्यूज की अलग से बुक्स भी लगाई जाती हैं। तो ऑब्वियस है कि जो इंडियंस है उनमें ज्यादा मोरालिटी होगी, या फिर और कोई एशियन कंट्रीज है उनमें ज्यादा मोरल वैल्यूज देखने को मिलती है अमूमन वेस्ट के कंपैरिजन में। तो उन्होंने यहां पर कल्चर के इन्फ्लुएंस को नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने यह मान लिया कि क्या है कि जो वेस्ट में जो बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसी मोरालिटी शो कर रहे हैं, वैसी पूरे वर्ल्ड में कर रहे होंगे, जो कि असल में एक गलत धारणा है। फिर चलते हैं चौथे में, जेंडर। इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस बार सीटेट में भी आया था, दोनों पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। उन्होंने जेंडर को नेग्लेक्ट किया। वो कैसे, उन्होंने अपनी रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ बॉयज को लिया। देखिए ऊपर कल्चर में क्या बता रहे थे कि सिर्फ वेस्टर्न को लिया, लेकिन असल में आता है कि उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न बॉयज को लिया। उन्होंने अपनी रिसर्च में गर्ल्स को इंक्लूड ही नहीं किया। और इसका क्रिटिसिज्म किसने किया, इससे आपका क्वेश्चन भी बनता है। एक लेडी थी कैरोल गिलिगन, उन्होंने इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो कोलबर्ग थे उन्होंने जेंडर के रोल को समझा ही नहीं, जबकि इन्होंने बताया कि जो मेल और फीमेल है जिस प्रकार से उनका सोशलाइजेशन होता है तो उनकी मोरालिटी में भी फर्क आता है। ये बात कैरोल गिलिगन ने कही। इन्होंने किस प्रकार कही वो मैं बताता हूं। उन्होंने बताया कि जो मेल और फीमेल है, जैसा कि हमें पता है कि सोसाइटी में उनकी सोशलाइजेशन कुछ अलग प्रकार से होती है, तो उनके रोल्स अलग अलग मिलते हैं सोसाइटी में, जिस प्रकार से उनकी मोरालिटी भी अलग अलग डेवलप होती है। तो उन्होंने बताया कि जो मेल है ना वो जस्टिस और राइट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कोई सिचुएशन होगी तो वो पहले देखेंगे कि इंसान का जस्टिस उसे सर्व हो रहा है या फिर नहीं, या इंसान के राइट्स का कहीं हनन तो नहीं हो रहा, राइट्स ठीक है या नहीं। जबकि फीमेल है वो केयरिंग और जो लविंग साइड है उस साइड में मोरालिटी को जज करती हैं, यानी कि केयरिंग लविंग जो सॉफ्ट साइड है उसमें फीमेल जज करती हैं। तो कैरोल गिलिगन का यही मेन उनका क्रिटिसिज्म था कि जो मेल्स हैं उनका सोशलाइजेशन की वजह से थोड़ा अलग मोरालिटी डेवलप होता है और फीमेल का अलग। इसलिए कैरोल गिलिगन ने माना कि ये जो थ्योरी है ये पूरी ऑथेंटिक नहीं है, अगर क्योंकि इसमें दोनों जेंडर्स को इंक्लूड नहीं करा गया। अब चलते हैं अपने 5th पॉइंट की ओर। इसमें क्या है, ये बात देखिए कि जो ये देखिए स्टेज और एज का मैं आपको इसमें रिलेशन बताना चाहूंगा। जो स्टेज और एज है इसको समझिए। इन्होंने क्या बताया था कि जैसे जैसे इंसान की एज बड़ी होती है वो मैच्योर होता जाता है और अगली स्टेज में बढ़ता जाता है। जब बच्चा होता है वो पहली स्टेज में होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, फिर वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में बढ़ता है, फिर गुड बॉय गुड गर्ल, ऐसे ही करके सोशल ऑर्डर और आगे चलता रहता है। उन्होंने ये बताया एज के हिसाब से। बट क्या ये असल में सच्चाई है, आप खुद सोचिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि कोई इंसान है वो जॉब कर रहा है, ठीक है, काफी यंग सा इंसान है, अपने अर्ली 20s में वो जॉब कर रहा है, लेकिन वो ना जॉब पर रोज लेट जा रहा है अपने ऑफिस में। मान लीजिए ऑफिस 8 बजे का तो वो 8:15 जा रहा है, कभी 8:30 जा रहा है। तो क्या है जो उस स्टेज में है, उस स्टेज में बंदा क्या है, इसके कोलबर्ग के अकॉर्डिंग बंदा सोशल लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज में है। सोशल लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो क्या कहता है, सोसाइटी के रूल हैं कि आपको जो भी आप अपने काम पर जा रहे हो बिल्कुल आपको रूल पे मतलब टाइम पे जाना चाहिए। मतलब यहां पर क्या है, रूल के अकॉर्डिंग आपको पंक्चुअल होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान लेट जा रहा है। तो क्या वो इस चीज को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इस चीज से क्या होता है, उसका बॉस परेशान हो जाता है, उसे कह कह के वो थक चुका होता है। लेकिन वो एक दिन कहता है कि अगर भाई तू कल से लेट आया ना तो अपने घर पे ही बैठ जाइयो। उसने सीधा बोल दिया कि अगर तू कल से लेट हुआ तो तेरे को ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होता है, अगले दिन इंसान वो 8 की बजाय 7:50 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे अपनी जॉब प्यारी है। तो यहां पर क्या हुआ, ये देखिए यहां पर उसे पनिशमेंट का डर मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि इंसान सीधा 4th स्टेज से कहां पर पहुंच गया, पहली स्टेज में पहुंच गया, जहां इंसान को 4th स्टेज फॉलो करनी चाहिए थी, जो कि वो नहीं कर रहा था। लेकिन वो यहां पर पनिशमेंट के डर से वो पहले ही ऑफिस में पहुंच गया, वो पंक्चुअल हो गया। तो इसका क्या है कि जो उन्होंने स्टेज और एज का रिलेशन बताया है कि जब जैसे ही एज बड़ी होगी तो इंसान अलग स्टेज में यानी ऊपर वाली स्टेज में पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं है।
इंसान कई बार पनिशमेंट या फिर बहुत बार ये भी देखा होगा कि वो टिट फॉर टैट की स्टेज में भी होता है, किस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर एज बड़ी हो जाए तो इंसान वो वाली स्टेज, पिछली स्टेजेस का कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट कर सकता है। यानी कि जो स्टेज और एज का उन्होंने रिलेशन बताया वो पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। अब चलते हैं अपने 6th पॉइंट की ओर। ये देखिए, उन्होंने जो डेली बेसिस की जो हमारी मोरालिटी है ना, उस पर फोकस ही नहीं किया। जो डेली बेसिस की मोरालिटी, इसका क्या मतलब है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात कर दी, चोरी की, मर्डर की, किस टाइम पे चोरी, मर्डर की, यहाँ पर मतलब कि इस चोरी की सिचुएशन में क्या होगा, मर्डर की सिचुएशन में क्या होगा, इंसान अपने आप का त्याग कर देगा, ये सारी चीजों की बात कर दी, बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की। लेकिन जो बहुत ही माइनर कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तो उन्होंने बात ही नहीं की। जैसे कि जो हमारे डेली बेसिस पे जो हमें मोरालिटी की जो सिचुएशंस मिलती है उनकी उन्होंने बात ही नहीं की। जैसे कि मान लीजिए कि अगर भाई तुम्हें कोई थप्पड़ मार देता है तो उस टाइम पर तुम्हें क्या रिएक्ट करना चाहिए, या फिर कोई इंसान तुम्हें चोटिल दिखता है उसकी कैसे हेल्प करनी चाहिए, या फिर तुम खुद कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे और दूसरा भी फंसा है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए अपनी। मतलब इस टाइप से जो डेली बेसिस के जो मोरल जो हमारे सामने डिलेमा आते हैं उन्होंने उनकी बात करने की बजाय बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात की। यानी क्या किया उन्होंने, जो डेली मोरालिटी की जो हमारी जजमेंट्स हैं उनको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने इन चीजों की बात नहीं की। यानी कि जो प्रैक्टिकल असल में जो बातें होनी चाहिए थी वो करने की बजाय उन्होंने ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की। अब चलते हैं, ये देखिए, ये मोरल थिंकिंग और मोरल बिहेवियर के बीच में जो डिफरेंस है, मोरल थिंकिंग एंड मोरल बिहेवियर के बीच जो डिफरेंस है, ये भी इनका बहुत ही एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, ये डिफरेंस। यानी कि इंसान जो यहां पर मैंने दोबारा थिंकिंग लिख दिया, इसे मोरल बिहेवियर लिखिएगा, मोरल बिहेवियर। देखिए, जो इंसान है वो जरूरी नहीं है कि वो जो सोच रहा है वैसा ही उसके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसका आप एक एग्जांपल देखिए, रोड पर आप निकलते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा कि रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो रोड पर जब एक्सीडेंट होता है हमेशा सब व्यक्ति कभी ना कभी सोचते हैं, मतलब कोई साइड से जा रहा है उसके मन में सबसे पहला थॉट क्या आएगा कि मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन क्या हर एक इंसान उसकी हेल्प करता है? ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग इस चीज से पीछे हट जाते हैं कि कहीं मेरे ऊपर पुलिस केस ना हो जाए और कुछ ना हो जाए, क्योंकि इंडिया में तो खासकर ये लोग करने से डरते हैं, क्योंकि वो डरते हैं उनके अंदर ये वो है ही, मतलब वो समझते हैं कि अगर तू इसकी हेल्प करेगा तो तेरे को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। कुछ बंदे इस चीज में वहां से निकल जाते हैं उसकी हेल्प करे बिना, कुछ बंदे रुककर हेल्प भी करते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो बंदे के मोरल थिंकिंग और मोरल बिहेवियर है उसमें डिफरेंस हो सकता है। मोरल थिंकिंग में तो इस सिचुएशन में सब में यही आएगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मोरल बिहेवियर अलग चीजें डिपिक्ट कर रहा है। कोई पुलिस के फियर से नहीं आता है, किसी को हो सकता है कि अपने ऑफिस में टाइम पर पहुंचना हो, तो क्या करेगा वो, किसी इंसान की जान बचाने की बजाय वो उस चीज को प्रायोरिटाइज करेगा कि मेरे को ऑफिस में जल्दी पहुंचना है। देखिए, इसका यह मतलब है कि जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो। तो यही यहां पर कोलबर्ग के कुछ मेजर क्रिटिसिज्म्स थे और इन्हीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा और आज हमारी कोलबर्ग की थ्योरी पूरी हो गई है। अब हम अगली वीडियोस में आपके लिए कुछ नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। अब लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।